है आपका इक्लिप्स PLM। ठीक है। अच्छा, इसमें से आप लोग सभी लोग रिकॉर्डिंग आप लोग का चलता है, रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह करते हैं आप लोग? हाँ ये सर। सब मैं तो करता हूँ सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लोग करते हैं। ठीक है, क्या है कि कुछ लड़के नहीं करते हैं तो मुझे क्या है रिकॉर्डिंग सेंड करना पड़ता है। अगर आप सभी कर रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है। हाँ करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए पर। अबे, कैसे है तबीयत आपकी? ठीक है अब? हाँ सर, ठीक है अभी। अभी ठीक है। हाँ, हाँ थोड़ा सर। ध्यान दो यार। तबीयत का थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चल, आप भी प्रीवियस जो भी क्लासेस हो गई हैं उसको भी आप कवर कीजिए, ठीक है। ओके सर। तो क्रड ऑपरेशन इन सॉलिड। सॉलिड में क्रड ऑपरेशन कैसे? क्रड ऑपरेशन एक्चुअली होता क्या मालूम है ना? क्रड ऑपरेशन क्रिएट, रीड, या अपडेट, डिलीट। डिलीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप लोग को क्लियर होना चाहिए क्रड ऑपरेशंस, क्योंकि जितने भी मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे उन सभी मॉड्यूल्स में ये बेसिक ऑपरेशन होता ही है। The CRUD operation in Java Servlet referred to the four basic functions: create, read, update, and delete, required to manage persistent data. क्या होता है persistent? मीन्स डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं persistent डेटा। जो डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस इन वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशंस, मैं इसको सारी चीजें सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या है? A standard servlet based CRUD operation typically allows the model view controller, क्या है? MVC, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर आपको स्प्रिंग बूट में भी पढ़ना है। स्प्रिंग बूट की क्लासेस में आप देखेंगे वहां भी होगा। और आपका जो है क्या बोलते हैं, सर्वलेट में बेसिक देखेंगे। उसके बाद MVC का जो डिजाइन पैटर्न्स है वो स्प्रिंग बूट की क्लास में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। तो दो चीजें आप समझिए क्या है। फर्स्ट, क्या? अ स्टैंडर्ड सर्वलेट बेस्ड CRUD ऑपरेशन टिपिकली फॉलोस मॉडल व्यू कंट्रोल। मॉडल व्यू कंट्रोल मींस MVC एक क्या है, एक प्रकार का डिजाइन पैटर्न्स। अगर आपसे कोई पूछे MVC क्या है तो MVC सिंपल एक डिजाइन पैटर्न्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं CRUD ऑपरेशंस, मींस CRUD ऑपरेशन नहीं, जिसकी हेल्प से UI, डेटा एंड डेटाबेस तीनों को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं आपको बताते हैं MVC। नेक्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट आता है मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल मीन्स अपोजो। पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, एक क्लास है जैसे कि यूजर डॉट जावा, स्टूडेंट डॉट जावा, एम्प्लॉय डॉट जावा। तो ये मॉडल क्लास, मॉडल एक क्या है, सिंपल एक पोजो क्लास होती है। पोजो क्लास अलग होती है, मॉडल क्लास अलग है, लेकिन पोजो और मॉडल में डिफरेंस क्या है और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं एंटिटी, उसमें डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस आपको बताएं। बट ये कहने का इसका सेंस ये है कि मॉडल क्लास एक क्या होती है, एक प्रकार की पोजो क्लास। क्या होती है?
पोजो क्लास होती है रिप्रेजेंटिंग द डेटा एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट एंटिटी डिफरेंट है, एंटिटी डिफरेंट। तो मॉडल डाउ, मॉडल है क्या, एक सिंपल पोजो क्लास है। डाउ सेकंड, डाउ क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये भी एक प्रकार का क्लास होता है, बट इसका जो यूज होता है वो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए, जो एंटिटी बनाते हैं इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, अ क्लास कंटेन जेडीबीसी लॉजिकल टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। तो एक ऐसी क्लास, तो यही स्प्रिंग बूट में डाउ क्लास जो होगी वो क्या बन जाएगी, एंटिटी बन जाएगी। जब स्प्रिंग बूट की एमवीसी पढ़ेंगे तो वहां जो डाउ है ये क्या बन जाएगा आपका, एंटिटी। पोजो क्लास बन जाएगी मॉडल क्लास। कंट्रोलर जो है वो, कंट्रोलर अभी कौन सा है, अभी एक कंट्रोलर जो है सर्वलेट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे कंट्रोलर जो होगा स्प्रिंग बूट में सारी चीजें चेंज होती जाएगी। तो देखो, a servlet that handle HTTP request and direct the flow between the DAO and view। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक सिंपल एक सर्वलेट पेज है जो हैंडल करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो डाओ और व्यू के बीच। डाओ और व्यू, डाओ क्या है आपका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, व्यू क्या है, व्यू एक एचटीएमएल पेज, सिंपल यूआई पेज। व्यू, व्यू क्या है, जेएसपी और एचटीएमएल पेज फॉर यूजर इंटरेक्शन। तो ये तीन चीजें जो है आपका क्या कहलाती है आपका, एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स। अब एमवीसी डिजाइन पैटर्न देखते हैं, सिंपल है एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स। ठीक, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू फाइल कंट्रोलर, मॉडल मॉडल व्यू एंड कंट्रोल, तीन चीजें मिला के क्या बनती है, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एमवीसी अभी डिजाइन पैटर्न में आया। ठीक है, मैपिंग CRUD ऑपरेशन टू सर्वलेट, क्रिएट, ये क्या है, मेथड्स है, क्रिएट मींस पोस्ट रिक्वेस्ट, रीड फेच रिक्वेस्ट, अपडेट पोस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट, डिलीट गेट और डिलीट रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन। ठीक है, डेटाबेस सेटअप, क्रिएट सेटअप टू बिल्ड डेटाबेस, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल। अब आते हैं वापस अपने डिजाइन, दो चीजें आपको समझ में आ गई। CRUD ऑपरेशंस क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट करने के लिए यूज होता है। एमवीसी क्लियर हो गया, एमवीसी। अब एमवीसी का एक डिजाइन पैटर्न देखते हैं, एमवीसी है क्या, है ना। तो कोई भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आगे लाइटिंग में चलते रहो, इसी कर दिया जाए एनरोल नाउ, ये हमारा क्या है, क्लिपिंग टू। व्यू की डेफिनेशन क्या है, व्यू जेएसपी और एचटीएमएल पेज, जेएसपी पेज या फिर एचटीएमएल पेज फॉर यूजर इंटरेक्शन। तो यूजर इंटरेक्ट कैसे करता है,
यूजर्स कैसे एंटर करते हैं? HTML, JS और CSS के फॉर्म ब्राउजर से। हाँ, ब्राउजर स्टैक, ठीक है। तो इसमें से कोई से भी आइकन डाल लेते हैं, यूजर सब पेज आ गया इंजन भी। यूजर्स भी। सर इसी की गलत, ठीक है। पीएनजी तो आ नहीं रहा। ये हमारे क्या है, यूजर्स। चलो कोई बात नहीं। ये हमारे यूजर है और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं पेज। तो ये पेज जो है अभी अवेलेबल कहाँ है? एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज कहाँ अवेलेबल है? ब्राउजर पे हमें दिख रहा है, लेकिन है ये पेज आया कहाँ से? दो चीजें अलग अलग होती हैं। कैसे कैसे होती हैं सारी चीजें? तो ये पेज जो है, जब हम रिक्वेस्ट हमें सेंड किया तो ये पेज सेंड किया गया। तो पेज सेंड किया गया इसका मतलब कि एचटीएमएल का कोड सेंड किया गया है ना। एचटीएमएल की पूरी पेज, वो पेज अवेलेबल कहाँ है? सर्वर पे। तो सर्वर क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, डेटा, और डेटाबेस से, सॉरी, रिक्वेस्ट लेता है, डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करता है, और उसके बाद उसकी जो पेज है उस पेज में ऐड करना, देन उसके बाद वो पेज रिटर्न करना, है ना। तो ये पेज जो है रिटर्न किया जा रहा है यूजर के रिक्वेस्ट। तो ये पेज है, मान लीजिए इस पेज को क्या बोलेंगे? व्यू पेज। ये आपका पेज कौन सा है, क्या कहलाएगा? व्यू। क्योंकि यूजर इसी से, इस पेज से इंटरेक्ट करता है, तो ये पेज हमें सेंड करना है यूजर। यूजर क्या है आपका? हैंडल कर रहा है यहाँ से रिक्वेस्ट, इस सेंड किया सर्वर को कि है सर्वर, आप मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करें। तो ये एक सिंपल सा सर्वलेट का पेज ही बनाते हैं। सर्वलेट है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे ये सर्वर है। ये कौन है? सर्वलेट। सर्वलेट, सर्वलेट या फर्स्ट मैं ले लेता हूँ होम सर्वलेट, जो भी लेना है, होम या फर्स्ट सर्वलेट। फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट एक हमारे पास क्या है? एक पेज है जिसका काम क्या है? इस ब्राउजर से जो भी डेटा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, वो कौन हैंडल करता है? सर्वलेट। तो कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? किसकी हेल्प से? एचटीटीपी की हेल्प से आएगी। एचटीटीपी या एचटीटीपीएस की रिक्वेस्ट आएगी, और वो रिक्वेस्ट जाएगी फर्स्ट सर्वलेट पेज पे। सर्वलेट पेज का काम क्या है यहाँ पास? सर्वलेट पेज, सर्व कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन है? सर्वलेट कंट्रोलर, यूजर सर्वलेट डॉट हैंडल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्लियर? तो चीजें समझ में आ गई। यस। तो सर्वलेट एक पेज है, एक, सॉरी, एक जावा फाइल है, जावा क्लास है, जो हैंडल कर रहा है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोलर। यस, ये हमारा क्या हो गया? कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या है?
अभी फर्स्ट सर्वलेट ना बोल के अगर हम डायरेक्ट कंट्रोलर बोले तो कंट्रोलर का काम क्या है? HTTP रिक्वेस्ट जो भी आ रही है इसको हैंडल करना मीन्स कौन सा रिक्वेस्ट ये आ रहा है ब्राउजर से, इस चीज को हैंडल करना है ना। कंट्रोलर समझ में आ गया? मान लीजिए इसने यूआरएल भेजा, मान लीजिए फर्स्ट नाम का यूआरएल भेज सेंड किया HTTP रिक्वेस्ट के साथ। तो सर कंट्रोलर का काम ये है कि इस रिक्वेस्ट को बाइंड करना अपने पेज, इस रिक्वेस्ट को। ये रिक्वेस्ट फर्स्ट आया, फिर इसके बाद सेकेंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, होम आएगा, अबाउट आएगा, सर्विस आएगा, जो भी आएगी। तो सब के सब किसके पास आएंगे? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या है? एक प्रकार की सर्वलेट क्लास। ठीक है। व्यू क्या है? व्यू एक HTML पेज है, सिंपल है। क्या है? HTML पेज है व्यू। अब बचा डेटा। डेटा क्या है? डेटा मीन्स मॉडल, डाउ। डाउ डाउ मीन्स जब ये फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है यूजर, तो इसे हम भेजते हैं एक HTML पेज। HTML पेज भेजा किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसी टाइम पर एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने इसके पास क्या भेजा कि आप इसमें डेटा फिल करें। तो डेटा जब फिल होगा तो उस डेटा को बाइंड किया जाए। तो दो टाइप के पेज होंगे, एक रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट रिक्वेस्ट, दूसरा गेट रिक्वेस्ट, है ना। एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, दूसरा गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट में क्या होगा? जैसे यहाँ यहाँ पास आपको दिख रहा है सर्विस कोर्सेस। यहाँ जो कोर्सेस की इंफॉर्मेशन जो लोड की जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस, सारी चीजें कहाँ से आ रही है? हो सकता है स्टैटिक हो, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि डेटाबेस से आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। मान लीजिए ठीक, अब एक काम, ये आपका डेटाबेस ले लेते हैं। एक डेटाबेस 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 ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस, ये डेटाबेस, इस डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करके लेकर आ। तो डेटा डेटाबेस से डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? इसके लिए यहां से ये जो है कनेक्ट करता है कंट्रोलर डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा ये कंट्रोलर कनेक्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट आई है? पेज लोड करनी, पेज लोड। तो एक डेटाबेस टेबल ले लेते हैं यहाँ पास। टेबल, डेटाबेस टेबल नहीं, यूजर टेबल ही होगा, बट समझने के लिए कि मान लीजिए ये इस टाइप का पेज जो है लोड किया जाएगा। ठीक, एडमिन पेज तो से मिलेगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? No, sir. अ, स्मिथ जॉनसन, ये पेज, इस पेज में कहीं आपको दिख रहा कि यूजर डेटा एंटर करेगा? ऑलरेडी एंटर्ड है ना।
तो जो भी डेटाबेस में यहाँ इस पेज से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो कहाँ लोड होगा, इस पेज पे। तो ये सारी के सारी जितने भी पेजेस हैं जो बन रही हैं ये सब क्या कहलाएंगे, व्यू ना, सब व्यू पेज। सिर्फ एक ही पेज व्यू नहीं होगा, व्यू मतलब मल्टीपल व्यूज, मल्टीपल कंट्रोलर्स, मल्टीपल क्या होंगी, मॉडल क्लास, मल्टीपल डाउ क्लास। तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपके लॉजिक पर। लॉजिक मीन्स कि जैसे मॉड्यूल पे एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मीन्स मॉड्यूल, मॉड्यूल मीन्स लाइक इस एम्प्लॉय मॉड्यूल, एम्प्लॉय एक मॉड्यूल हो गया। दूसरा मॉड्यूल हो गया टीचर, टीचर मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल स्टूडेंट, स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है। इसी तरह से कोर्स मॉड्यूल। तो ये सभी मॉड्यूल्स जितने भी होंगे, इस सब मॉड्यूल्स में क्या होगा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्रिएट, एम्प्लॉय क्रिएट, एम्प्लॉय, हर एक मॉड्यूल क्रिएट एम्प्लॉय, रीड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय। तो इसी तरह से सभी में होगा ना, क्रिएट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, क्रिएट टीचर, टीचर का रजिस्ट्रेशन, क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। इसी तरह से क्रिएट कोर्स, क्रिएट बैच, क्रिएट कोर्स। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो एक मॉड्यूल्स के अंदर क्या होगा, एक मॉड्यूल के अंदर ये सारे रीड, अपडेट एंड डिलीट फंक्शनलिटी होगी, ठीक है। तो ये है एक मॉड्यूल्स। तो एक मॉड्यूल्स में सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्रिएट, क्रिएट मीन्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर क्या होगा, रीड, रीड मीन्स इस तरह से डेटा, ये पूरा का पूरा डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें सारी चीजें क्या होंगी, डिस्प्ले की जाएंगी। आपका CRUD ऑपरेशन, देखो CRUD ऑपरेशन यहाँ सब सारी चीजें उन्होंने बना कर रखा। क्या CRUD ऑपरेशन मीन्स ऐड आइटम, ये क्या हो गया, क्रिएट, क्रिएट मीन्स आइटम ऐड करने के लिए। जैसे ऐड आइटम पे क्लिक किया जाएगा तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा, उसमें आइटम ऐड किया जाएगा। जब आइटम ऐड होगा तो डेटाबेस में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद यहाँ क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उसकी आईडी नंबर, उसका जो डिटेल ऐड किया गया। अब एडिट, एडिट पर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो एडिट ऑपरेशन। तो एडिट ऑपरेशन के लिए फिर से इस तरह से पेज ओपन होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा, उसको एडिट किया जाएगा। देन अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा। डिलीट, डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी मॉड्यूल होगा, चाहे स्टूडेंट मॉड्यूल हो, चाहे एम्प्लॉय मॉड्यूल हो, चाहे टीचर मॉड्यूल हो, ये सब बेसिक है ना, बेसिक सभी में ये काम होगा। यस, ऐड करना, न्यू टीचर आए, न्यू स्टूडेंट्स आए, न्यू कोर्स है तो ऐड करना, एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। डाउनलोड सीवी, ये एक्चुअली अलग CSV फाइल्स, रिपोर्ट डाउनलोड, ठीक है। ऑल कितने स्टूडेंट्स। तो व्यूज, व्यू जो क्रिएट होता है किसकी हेल्प से होता है, HTML और JSP के साथ। कंट्रोलर का काम क्या है, सर्वलेट्स, कंट्रोलर काम क्या है, हैंडल करना HTTP रिक्वेस्ट। अब आती है डेटा। डेटा क्या है, डेटा ये है कि ये डिपेंड करता है, ये जो आप डेटा यहाँ पास व्यू में बाइंड कर रहे हैं, तो कंट्रोलर कनेक्ट करता है किससे, ये कनेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से। डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करता है, मान लीजिए यहाँ से आ जाएगा डेटा, डेटा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और डेटा हो सकता है यहाँ पास जो भी यस से रिलेटेड है, इसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, जो डिटेल्स वगैरह, ठीक। तो ये है इसका डेटा। डेटा जो होता है टू टाइप्स के डेटा यहाँ हमारे पास होते हैं। इसको क्या करते हैं, डेटा, ये जिस मॉड्यूल का डेटा है ये। तो जो UI से जो डेटा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम पेज यूजर को दिया, फर्स्ट टाइम यूजर को पेज दिया, तो ये यहाँ से एक फर्स्ट रिक्वेस्ट पे चला गया रजिस्ट्रेशन पेज में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज के लिए चला गया, लेकिन डेटा लेकर नहीं गया, ठीक है। एम्प्टी डेटा लेकर जाएगा। क्या है, पूरी फंक्शनलिटी अभी डिजाइन करेंगे। अभी आप समझिए कि ये डेटा यहाँ से आया, तो जो भी डेटा यहाँ फिल किया जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है और
कंट्रोलर को प्रोवाइड करना। समझ में आया? दो चीज, पहली चीज क्या है, डेटा यहाँ से सिंपल प्लेन टेक्स्ट में कलेक्ट करना है। प्लेन टेक्स्ट ही है ना यहाँ पास, सिंपल प्लेन टेक्स्ट मतलब जो भी इनक्रिप्टेड आ रही चाहे जो भी आ रहा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है और ये डेटा लेकर आना है किसके पास, डेटा किसके पास लेके आना है, कंट्रोलर के पास है। ठीक है, कंट्रोलर, तो जो डेटा आएगा पोजो क्लास, क्या लिखिए इसको, इसको हम बोलते हैं पोजो क्लास। तो ये हमारी क्या बनेगी आपकी पोजो क्लास। ये आपका क्या है, ये प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि पोजो क्लास कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होती, प्लेन टेक्स्ट होती है पोजो क्लास। जैसे कि एक एम्प्लॉय का क्लास बनाना तो सिंपल, ये डेटा किसका हम लोड कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्लास बन गया, क्लास कर्ली ब्रेस, और इसके अंदर हो गई मान लीजिए इंट आईडी स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग ईमेल और लॉन्ग मोबाइल। तो ये है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं पोजो क्लास। किसी को डाउट है क्या? हाँ आकांक्षा बोलो आप। ये इसका रिकॉर्डिंग वीडियो दे दीजिएगा। हाँ हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हाँ, हैं। अब ये आर्किटेक्चर समझिए, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। हाँ। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पोजो क्लास। व्यू पेज, तो ये पोजो क्लास जो होगी सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। क्या काम, डेटा कलेक्ट करना, और इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। यहाँ से फर्स्ट पेज हम ब्राउजर पे भेजे, यहाँ से डेटा दिया और इस पोजो क्लास में हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया पोजो क्लास। ठीक है, तो सर्लेट के पास कहाँ चला गया, पोजो क्लास, ये कहाँ जाएगा, सर्लेट के पास। तो इसका जो कनेक्शन होगा ये किससे होता है, पोजो क्लास का सर्लेट से, पोजो क्लास का सर्लेट से, कोई भी फ्लो। ठीक है, अब जो डेटा है, यही डेटा, सेम डेटा, इस डेटा को हमें कनेक्ट करना है किससे, डेटाबेस से। तो यही डेटा जो होगा आपका बन जाएगा क्या, एंटिटी या फिर डाउ। तो कैसे बन जाएगा एंटिटी और डाउ, जो होगा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा आपका डाउ। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, मतलब कोई भी डाओ को छोड़ दो, अभी एनटीटी आएंगे तो एनटीटी में बताएंगे। तो इसको मतलब ये है, डाओ जो है ये, इसके अंदर जो डेटा लिखा गया है ये एक प्रकार का क्या काम कर रहा है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका उसका नाम रखा गया है डाओ। जब डेटाबेस को हम भेजेंगे तो ये क्वेरी होगी, क्वेरी डेटाबेस की क्वेरी लिखेंगे और ये डाओ जो है डेटाबेस से एक्सेस करेगा। तो दो टाइप के हमारे पास डेटा होता है, सेम डेटा, क्लास वही रहेगा, एम्प्लॉय क्लास, डाओ। अब डाओ का एक सिंपल मैं आपको एक यहाँ पास कोड लिखाते हैं, डाओ ऑब्जेक्ट, डाओ ऑब्जेक्ट कोड निकालते कोड। ये यूजर क्लास, ये देखिए पोजो क्लास है,
प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ये डाओ एक इंटरफेस, ये एक डाओ क्लास। दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स abstract for the persistent layer, often include standard CRUD operations. DAO concrete class मतलब ओवरराइड इम्प्लीमेंटेड, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए यूजर है, तो यूजर जो यहाँ से पास किया जा रहा है यूजर का क्लास, ऑब्जेक्ट डिजाइन पैटर्न। यहाँ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डेटा सोर्स, ये यूजर्स यूजेस, ओके प्रॉपर आपको सिंपल डाओ उन्होंने एक इंटरफेस बनाया है, डाओ क्लास डेवलपर क्लास, तो इसमें उन्होंने क्या नेम और डेवलपर आईडी, कंस्ट्रक्टर एंड एक्सेट्रा एंड मेथड, यही है डाओ ऑब्जेक्ट, और ये इसका इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस कैसे बनाते हैं आपको बता, ठीक है, ये इंटरफेस है, ये डाओ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअली सर्वलेट में डाओ बोलते हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी स्प्रिंग में। तो यहाँ जो है मल्टीपल उन्होंने क्या किया डेटा एक्सेस करने की, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, काफी ज्यादा कोड है ना, वन बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में। ये देखो ये है एंटिटी क्लास, implement of JPA with DAO in Java. Let's create a simple of using JPA with DAO pattern in Spring Boot. कहाँ जो हम एंटिटी पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, स्प्रिंग बूट। तो in this example we will have an entity called product. We will perform basic CRUD operations. Entity, this class represent a product with ID, name and price. The @entity annotation indicate that this class is a JPA entity. @table annotation specify table database tables. तो ये जो है एंटिटी क्लास, जो हमने सिंपल जो अपनी नॉर्मल क्लास बनाया, इसमें क्या है सिर्फ क्लास का नेम है, लेकिन यहाँ जो इसमें कुछ एनोटेशंस लगाए गए, इसका मतलब ये जो क्लास है अब ये नॉर्मल क्लास नहीं रही, अब ये क्या बन गया है, ये एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही। टेक्नोलॉजी मीन्स इस क्लास में एनोटेशंस लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर बाइंड किए जा रहे हैं आपके डेटाबेसेस, डायरेक्ट टेबल क्रिएट करने की लॉजिक, यहाँ से डायरेक्ट टेबल क्रिएट होगा। अब डाओ में क्या होता है, डाओ या फिर पोजो में हमें टेबल डेटाबेस में टेबल मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते हैं, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सारी चीजें पूरा टेबल्स मैनेज करना पड़ेगा, है ना, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी। तो मैं वो भी लिख के बता रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजें, ठीक है। तो यहाँ से डाओ इंटरफेस क्या है, प्रोडक्ट डाओ एक्सटेंड्स विद जेपीए, यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक्सटेंड किया है जेपीए प्रोडक्ट के साथ, तो डाओ। तो ये चीजें सारी चीजें सब स्प्रिंग बूट का है, सब स्प्रिंग बूट कंट्रोलर। देखो स्प्रिंग बूट का कंट्रोलर बना, इस स्प्रिंग बूट का कंट्रोलर क्या कैसे पता चला स्प्रिंग बूट का, यहाँ पास एनोटेशन से @REST कंट्रोलर @request मैपिंग की गई है, यहाँ पर सारा ये सजित जहां भी आपको देखिए इस तरह का कोड, वो किसका है, स्प्रिंग बूट का कोड है, एनोटेशन बेस्ड होता है स्प्रिंग बूट। लेकिन हम सर्वलेट का देखेंगे तो सर्वलेट में एनोटेशन नहीं लगाते हैं, बट उतना ज्यादा यूज नहीं है, स्मॉल सा, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको एमवीसी बता रहा है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स का ही, एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स, एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स इन जावा, एमवीसी डिजाइन पैटर्न इन जावा। देखो स्प्रिंग बूट बना ले,
core component image MVC workflow using benefits which browser controller layer p layer result get MVC app model database view handling and user ये क्या है मॉडल है मॉडल मीन्स जो डेटा आपका मॉडल व्यू HTML पेज हैंडलिंग डेटा प्रेजेंटेशन ठीक है इसमें आपको मैं समझ में आएगा मुझे मेरा ही डायग्राम ड्रॉ करना होगा ये सारी चीजें ऐसे प्रॉपर डायग्राम नहीं मिलेगा शॉर्टकट का है ना इससे इसमें समझ में नहीं आएगी चलो इसको छोड़ दो सॉलिड देखते हैं जावा सॉलिड फ्रंट कंट्रोलर मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल delegating request to controller front controller कुछ इस मिक्स किए इसमें स्प्रिंग बोर्ड के MVC आर्किटेक्चर भी डाला हुआ कंटेनर तो गलत ही बता दिए MVC आर्किटेक्चर ही सही नहीं with JSP क्योंकि कंट्रोलर हमेशा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करता है इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड JSP पेज मॉडल डेटा कलेक्ट इसका सही है इजी इंटरप्राइज वाला ठीक है डायग्राम छोड़ो डायग्राम सही नहीं है इन लोग का हाँ ये शायद कुछ ठीक लग रहा है देखो इन्होंने सर हाँ ये सही है बट इसका भी एक सिस्टम यहाँ से गड़बड़ है जायंट जेएसपी पेज रिटर्न कर रहा है इसका काम है कंट्रोलर ही सारी चीजें हैंडल करता है रिक्वेस्ट भी लेना रेस्पॉन्स भी रिटर्न करना किसका काम है कंट्रोलर का जावा बीन क्या होती है जावा बीन जो है ये तीन चीजें पोजो क्लास जावा बीन एंड एंटिटी तीन चीजें ठीक है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है फर्स्ट रिक्वेस्ट इन्होंने कंट्रोलर को भेजा सेकंड जावा बीन डेटा बाइंडिंग हुई उसके बाद व्यू के पास गया व्यू से फिर व्यू सेकंड ठीक है डायरेक्ट जेएसपी जो है ब्राउजर पर नहीं जाती है लड़के इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायग्राम इन लोग का प्रॉपर नहीं रहता है क्योंकि जो रिक्वेस्ट आई है सर्वलेट के पास ठीक है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स डिस्पैचर सर्वलेट डिस्पैच करता है ये सर्वलेट क्या है हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलर डेटाबेस ये जाता है रेंडरिंग हाँ इन्होंने कुछ सही बनाया टर्म कैट अच्छा वेब कंटेनर तो जो जेएसपी है या HTML पेज है उसमें रेंडरिंग होती है फर्स्ट रेंडरिंग मतलब कि डेटा ऐड करना उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको भेजा जाता है तो पहला रिक्वेस्ट आएगा किसके पास सर्वलेट के पास डू या गेट रेस्पॉन्स इसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा मिस बाइंड किया जाएगा डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट वो जाके डेटाबेस से एक्सेस करेगा देन रिटर्न इसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट ही है डिस्पैच करेगा किसको रेंडरिंग करने के बाद सर्वलेट रिटर्न करता है ये है MVC पैटर्न्स ये क्या है आपका MVC डिजाइन पैटर्न्स व्यू कंट्रोलर एंड यूजर ठीक है सब छोड़ो बता
पहला रिक्वेस्ट आपने भेजा कि इसको सर्वलेट को, तो सर्वलेट आपको दे एक यूआई पेज जिसको बोलते हैं व्यू। दूसरा दूसरा इसने भेजा डेटा, डेटा आपके पास आ गया वापस सर्वलेट के पास, सर्वलेट जाएगा डेटाबेस में, डेटा स्टोर करता है, डेटा स्टोर करने के बाद दूसरा रिक्वेस्ट यूजर सेंड करता है या फिर हम रिडायरेक्ट कर देते हैं। रिडायरेक्ट मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन पेज हो तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाए किस पे, इस पेज पर। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये किस केस में होता है, एडमिन के केस में, कि दोनों पेज किसका है, एडमिन का है। और ये जो दोनों पेज अलग अलग है, मान लीजिए ये यूजर रजिस्ट्रेशन पेज है और ये एडमिन का जो है वो आइटम रजिस्ट्रेशन है। आइटम एडमिन ही ऐड करेगा, आइटम एडमिन ही डिलीट करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर ये आइटम एडमिन ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको सक्सेस रिस्पॉन्स देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक नीचे वाले कॉलम में डेटा अपडेट होना चाहिए। तो ये दोनों प्रोसेस होता है, यहाँ से डेटा जाएगा, डेटा ऐड होगा, ऐड होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, अपडेट होगा। तो फंक्शनैलिटी बस आपको समझ सॉरी कॉन्सेप्ट समझना है। लॉजिक जो है आपके जो टास्क दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। फ्लो डायग्राम एक बार मैं बता दूंगा आपको, फ्लो कैसे बनाए जाते हैं, कोड कैसे लिखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जो फ्लो मैं बता रहा हूँ वो तो बेसिक फ्लो, लेकिन डिपेंड करेगा आपके किस पर, टास्क पर। टास्क क्या है आपका, टास्क पहला टास्क क्या है आपका कि फर्स्ट पेज लोड करना। तो जब पहला ही पेज फर्स्ट लोड होगा तो क्या बताओ, डेटाबेस के पास जाएगा लोड करने के लिए डेटा रिक्वेस्ट, नहीं ना। तो फर्स्ट पेज कभी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्वलेट के पास आएगा और सर्वलेट उसको व्यू प्रिपेयर करेगा, सिंपल भेज देगा। सिंपल, क्योंकि मॉडल जो है डेटा जो उसमें हमने कोड ही नहीं लिखा है मॉडल का, मतलब समझ रहे हैं क्या नाम से। हेलो, आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर, हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही सर। तो यहाँ से आते हैं देखो। तो सर्वलेट पेज ये क्या रिटर्न करता है आपका, व्यू पेज। तो व्यू पेज जो रिटर्न किया जाएगा इसमें सिनारियो वन फर्स्ट सिनारियो जो होगा, जो भी HTML का कोड लिखा गया है सर्वलेट के अंदर, मान लीजिए इस पेज का नाम है index.html या index.jsp पेज, ठीक है, index.html पेज। तो index.html पेज अवेलेबल कहाँ है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट आई ब्राउजर से, फर्स्ट रिक्वेस्ट ये सीधा गया किसके पास, सीधा रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर भेजेगा किसके पास, व्यू। कोई डेटा है इसके पास, कोई डेटा ऐड करना है, नहीं, तो मॉडल का कोई काम नहीं है। तो व्यू और कंट्रोलर, मॉडल जो है ऑप्शनल है, जब मॉडल होगा मीन्स जब डेटा होगा तो ऐड किया जाएगा, नहीं तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई index.html पेज रिटर्न करो, किसको, इसको, तो जिसके पास आया है ये रिटर्न कर देगा ये। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू। तीसरा जो होगा, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई, तीसरा मतलब दूसरा स्टेप वन क्या है, ये आपको लोड हो गया। दूसरा आ गया आपके पास डेटा आ गया, अब डेटा को क्या करना है, फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है, डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो गया, यस। डेटाबेस रजिस्टर्ड होने के बाद फिर दोबारा दोबारा क्या करना है, व्यू प्रिपेयर करना है मिस HTML, और ये HTML सेकेंड टाइम क्या भेजेगा, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मिस सेकेंड टाइम सक्सेस रेस्पॉन्स। अब फर्स्ट पेज, अब यहां पर जो आएगा सक्सेस पेज का रेस्पॉन्स, मतलब सेकेंड सेकेंड रिक्वेस्ट क्या जाएगा, सक्सेस, सक्सेस आपका डेटा सक्सेसफुली क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये भी क्या आपका सेकेंड व्यू, व्यू बन गया, ये भी व्यू है, ये भी व्यू। तो ये फर्स्ट आपका पेज है। तो ये जो सक्सेस रेस्पॉन्स है वो किस पर आपको दिखाना है, तो सेम index.html पेज पे दिखाना है, यस index.html पेज पे दिखाना है। तो आप इसी पेज में इसका व्यू जो है उसी पेज पे बाइंड करेंगे। तो ये सेकेंड रिक्वेस्ट बाइंड होने के बाद ये सेम, तो डेटा अभी भी डेटा अभी हम रेंडर नहीं किए, डेटा रेंडरिंग नहीं है,
लेकिन थर्ड टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी, थर्ड रिक्वेस्ट क्या आई, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, क्या आगे, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, या जो भी आपको आ रहा है रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स पे यूजर क्लिक करेगा, स्क्रीन पर जाएगा, इसने स्क्रीन में क्लिक किया। तीसरी रिक्वेस्ट क्या आ गई, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स इसको चाहिए। ऑल रिकॉर्ड्स कैसे देगा, रिकॉर्ड्स कहाँ है, डेटाबेस में अवेलेबल। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्यू भेज सकता है कंट्रोलर, एचटीएमएल पेज भेजेगा इसको, नहीं ना। इसको क्या करना होगा, बोले यार तुमने तो खाली खाली आपको एक तो टेबल भेज दिया, इसमें डेटा कहाँ है। तो डेटा के लिए ये कंट्रोलर कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, और इस डेटाबेस से डेटा फेच करता है, जिसको बोलते हैं मॉडल। अभी मॉडल ये समझो, क्योंकि एमवीसी डिजाइन पैटर्न ये है मॉडल, और इस मॉडल की रेंडरिंग की जाती है किससे, इस व्यू से रेंडरिंग। इस मॉडल की क्या होगी, रेंडरिंग हो जाएगी। इस मॉडल की रेंडरिंग की जाएगी, और जहां भी आपने टेबल्स लिखे हैं, एचटीएमएल सभी को आता है ना, हाँ एचटीएमएल सभी को आता है, एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा बहुत आता था। थोड़ा बहुत आता है। एचटीएमएल पेज यूजिंग फॉर लूप, बोलो सर एचटीएमएल पेज में फॉर लूप कैसे लगा दी। सही है, किसी ने लगाया एचटीएमएल में फॉर लूप, इफ कंडीशंस एचटीएमएल पेज पे, नहीं ना। विशाल नहीं सर। नहीं लगा, चलो अब देख लो लगाते कैसे, वेर कार्ड, ठीक है, एंगुलर या ये कुछ भी ले लेते हैं फिलहाल, यही सिर्फ कॉपी कर लो। ठीक ये अब इस HTML पेज में यहाँ जो है, आप जब देखोगे, जब रेंडरिंग की बात होगी कि आपको डेटा रेंडर करना, तो रेंडर कहाँ किया जाएगा, ऑल रिकॉर्ड्स। ये है टेबल, दिख रहा है यहाँ पास टेबल बना ना, टीएबी टेबल रो आइटम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी, ये क्या हो गई पूरी की पूरी हेडिंग बनेगा, और उस सभी के अंदर डेटा क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। ये है फॉर लूप, वेरिएबल वेर इनिशियलाइज करो 0th इंडेक्स से ग्रेटर देन 5, ये तो मैनुअली दिया है, बट हम क्या देंगे यहाँ से, जो डेटाबेस से जितने भी डेटा आ रहे हैं, तो किस फॉर्म में डेटा आएगा आपका, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, मीन्स ऑल रिकॉर्ड। तो लिस्ट को हम फेच कैसे करते हैं, फॉर लूप से, तो ये लिस्ट को ऐड कर दिया जाएगा, किससे कनेक्ट किया जाएगा, जब तक कि ये सारे डेटा फिनिश नहीं हो जाते, ये HTML पेज कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, और जब सारा डेटा रेडी होगा तो ये HTML पेज प्रिपेयर हो चुका है कंप्लीटली। अब समझ में आया, जब कंप्लीटली रेडी होता है तो ये रिक्वेस्ट जिसने एक्सेप्ट की है, ये उसी के पास क्या की जाएगी, उसी यूआरएल को रेस्पॉन्स रिटर्न की जाएगी। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो MVC क्या है, समझ में आया, MVC ये है मॉडल, मीन्स डेटा व्यू प्रिपेयर किया जाएगा कंट्रोलर, ये है मॉडल व्यू कंट्रोलर।
कंट्रोलर का काम सिर्फ और सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना। डायरेक्ट जो डायग्राम्स बने होते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट व्यू चला जाएगा, डायरेक्ट कभी नहीं जाता है, इसे भेजा जाता है, ठीक है, सर्वलेट से ही भेजा जाता है। सर्वलेट का काम ही है जब रिक्वेस्ट हैंडल करना, नहीं तो व्यू का काम होता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करना, तो फिर सर्वलेट की क्या जरूरत है? हाँ? तो यहाँ बहुत सारे डायग्राम जो है करेक्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कोई भी डायग्राम ब्राउजर से उठा के ना पढ़ें, क्योंकि सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो इसमें क्या होती है प्रॉब्लम। तो सब चीजें हर एक जगह सुटेबल नहीं होती है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है समझाने का, है ना। मेरा तरीका अलग है, इस वजह से मैंने सारी चीजें अलग मेरा डायग्राम है। लेकिन जो बेस रूल है, वो डिजाइन पैटर्न जो है वो है MVC का, क्या आपका कंट्रोलर मॉडल व्यू, व्यू मॉडल। JSP का, सॉरी एंगुलर का डिफरेंट है तो वही, लेकिन एंगुलर में हम पढ़ेंगे MVC, तो MVC भी है, एम और एम मॉडल एंड व्यू है, M व्यू, तो अलग अलग। चलो ठीक है, उसको छोड़। यहाँ तक समझ में आ गया बोलो। पोजो क्लास समझ में आई? पोजो क्लास क्या होती है? सिंपल एक जावा क्लास होती है। मॉडल ये क्या होता है आपका, जो भी डेटा डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, ये मॉडल। अब इसमें सर्वलेट में जो है, सर्वलेट जो है HTML पेज, तो HTML पेज पहले सर्वलेट में लिखा जाता था, सर्वलेट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया। बाद में इन्होंने क्या किया कि HTML पेज को अलग कर दिया, HTML कोड को अलग कर दिया, जिसको बनाया गया जावा सर्वर पेज। तो चीजें कैसी हो गई, पहले सिर्फ सर्वलेट जो था वो इंटरेक्ट करता था किससे? ब्राउजर से। ये आपका ब्राउजर, हाँ, ब्राउजर से इंटरेक्ट कौन करता था? आपका सर्वलेट। तो सर्वलेट ही रिटर्न करता था क्या? HTML पेज। सर्वलेट के अंदर लिखा जाता था HTML पेज। तो प्रॉब्लम्स ये होती थी, डेटा में अगर कोई रेंडरिंग करनी है, बाइंडिंग करनी है, तो सब चीजें क्या होती थी, इतनी मिक्स हो जाती, इतना कोड क्या हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था उस टाइम पे। तो बाद में ये एक पेज बनाया गया जावा सर्वर पेज, जिसको बोला गया JSP। तो HTML का कोड जो है, उन्होंने क्या किया कि आप सर्वलेट में कोड ना लिखें, सर्वलेट में एक एक्सटेंशन रेडी करने जा रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं JSP, जावा सर्वर पेज। इस पेज में क्या होगा कि इस पेज में आप HTML का कोड भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? HTML का कोड भी HTML ही होगा, HTML का कोड होगा प्लस प्लस HTML कोड प्लस जावा कोड, जावा। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि सिर्फ और सिर्फ HTML, और HTML में जावा, HTML जावा का कोड सपोर्ट नहीं करता है। HTML में जावा का कोड समझ आप लिख देंगे तो समझ में आएगा नहीं ना। यहाँ अगर ये HTML है, मान लीजिए HTML, इसमें जावा का कोड मैंने लिख दिया, तो ये अंडरस्टैंड करेगा HTML पेज? नहीं समझेगा। क्यों? नहीं करें। क्योंकि उसके पास ना कोई कंपाइलर है, ना ही JVM है HTML के पास, जिसकी जावा के कोड को कंपाइल और एक्सिक्यूट करे। तो उन्होंने क्या बनाया? जावा सर्वर पेज। तो अब जो स्टेप 1 था, वो डायरेक्ट ब्राउजर के पास आती थी सर्वलेट, सर्वलेट के पास जाती थी, सर्वलेट से आते थे डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा प्रिपेयर किया, रेंडर किया, लो तुरंत क्या करता था, ये लोड कर देता था ब्राउजर पे। तो स्पीड क्या थी? बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस हाई थी, अच्छी स्पीड चल रही थी सर्वलेट से। लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी थी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ गई तो पूरा सर्वर को स्टॉप करना पड़ता था, और पूरे कोड को एक एक लाइन चेक करना, उस टाइम पे डेवलपर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्योंकि सारे कोड जो है मिक्स अप है, जावा का कोड, सर्वलेट कोड, HTML कोड, वैलिडेशंस, ठीक है, सब
पूरी खिचड़ी मची होती थी। CSS का कोड, सब स्टाइलिंग, सारी चीजें उसी के अंदर भरी पड़ी रहती, तो प्रॉब्लम्स थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अलग से कंटेनर बनाया। कंटेनर क्या बताते हैं, ठीक है, एक कंटेनर बनाया कि पूरा का पूरा एक काम करो, एक कंटेनर ऐसा बनाओ कि JSP और जावा का कोड एक जगह लिखा जाए। क्यों जावा का कोड? क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा आएगा, ये डेटा जावा में आया, तो जावा प्लस जावा का कोड प्लस HTML का कोड, पहले दोनों को रेंडर किया जाए। जैसे रेंडरिंग का मतलब, जैसे कि ब्राउजर पे जब हम कोड भेजते हैं तो HTML है ना, HTML और CSS, तो HTML CSS दोनों रेंडर होते हैं ना, नहीं समझे? ये H1 टैग इतना तो मालूम होगा ना, हेलो, हाँ सर। H1 टैग हेलो, और यहाँ से क्लोज H1, तो ये ब्राउजर पे प्रिंट होगा, सिर्फ और सिर्फ HTML लिखा है तो क्या प्रिंट होगा, ब्राउजर पे जाके क्या प्रिंट होगा? सिर्फ हेलो होगा सबसे बड़े साइज में। हाँ, बोल्ड साइज में, लार्ज, ये हेलो बस ना। यस हाँ। लेकिन अगर इस पे CSS अप्लाई कर दे तो तो ये डिजाइन के स्टाइल से चेंज हो जाएंगे, हाँ, ये स्टाइल इंटेंशन क्या हो जाएगी, चेंज। कलर कलर रेड, तो स्टाइल ये हो क्या होती है, इनलाइन स्टाइल, मतलब आप CSS के कोड इसमें लिखें। तो अब ये जो है रेंडरिंग कहलाई, जब ब्राउजर पे जाएगा तो HTML का कोड एंड CSS का कोड और CSS का कोड दोनों को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग होगा, टोकन्स बनेंगे कि ये कोड किसका है, ये तो HTML का नहीं लग रहा, ये किसका कोड है, ये CSS का कोड है। तो CSS एक अलग लैंग्वेज है, HTML एक अलग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज, तीनों सारी चीजें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसके कोड को देखा जाएगा। अब इसके बाद ब्राउजर इंजन इसको, इस कोड को रेंडर करेगा, मतलब कलर हो जाएगी इसकी रेड, ये होती है रेंडरिंग, दोनों कोड को रेंडर करना। अब रेंडर करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, अब ये है फाइनल रिजल्ट, अब ये ब्राउजर पे डिस्प्ले हो, समझ गए? हम्म। हाँ तो इसमें HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, सारी चीजें इसके अंदर क्या अप्लाई है। अब इसके रेंडरिंग कैसे की जाती है, क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ब्राउजर्स कैसे इसको चेक करता है। तो चलो, पेज रीलोड, यहाँ पर CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट, फॉन्ट, इमेज, मीडिया, मैनिफेस्ट फाइल, सॉकेट, है ना, सारी चीजें बनी अलग अलग, ये सारे के सारे ऑल, ये सब फाइल्स हैं। इनको क्या करेंगे, एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, रीलोड, से नेटवर्क पे चलते हैं और स्टार्ट रीलोकेशन, नेटवर्क सेक्शन में ये होता है,
performance of prevent decisions. Important checkpoints. ठीक है, इसको देखते हैं, इसको ना बताते हैं कि रेंडरिंग स्पीड वगैरह सब दिखाता है तो ये icons- ये सर ऊपर ऊपर इतना स्लो छोटा वाला ना ऊपर ये है यहाँ की बन रही है लेकिन दिख नहीं रहा ये इसका स्क्रीन और ये एक्चुअली जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आती है उसका सारी इंफॉर्मेशन रहती है कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है गेट 100 स्टेटस क्या है इसका 200 ओके यहाँ से आपको सारी यूआरएल्स लिंक कौन कौन सा लिंक है सब पाथ वगैरह सब मिलेंगे यहाँ से कंसोल रिव्यू रेस्पॉन्स ये आपका रेस्पॉन्स टाइमिंग ये एक्चुअली टोकन्स वगैरह जो बनते हैं कोड ये है कोड तो आपको दिखाता हूँ HTML CSS पार्ट HTML पार्सर पार्सर HTML पार्सर HTML पार्सर ये दिख रहा है आप ये HTML5 पार्सर कोड जब भी ये ब्राउजर के पास जाता है तो सबसे पहले क्या होता है बाइट्स में कन्वर्ट है ना ठीक है पढ़े हो ना ये वाला HTML में पढ़े होगे HTML क्लास में डे 1 डे 2 या जो भी नहीं पढ़े HTML पार्सर जैसे हमने तुरंत बोला था यार मैंने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है यस पढ़े है ना अच्छा नहीं पढ़े ठीक है कोई बात देखो HTML5 जो HTML5 एक्चुअली वर्जन है तो सबसे पहले जब HTML का कोड्स जो जाता है तो वो कोड क्या होता है इसमें कन्वर्ट होता है बाइट्स इसको बोलते हैं बाइट्स ये फिर इसके बाद कैरेक्टर्स इसकी इनकी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट की जाती है बाइट से कहाँ जाता है कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है तो कैरेक्टर देखा जाता है 3C मीन्स एंगुलर ब्रेस 7T मीन्स P 3E मीन्स एंगुलर ब्रेस ओपन एंड क्लोज तो इस तरह से फिर 20 इन सभी का कोड्स तो आप कैसे आप इसका मालूम है कोड क्या होती है कोड कैसे बनते हैं जानने की जरूरत नहीं है ना अरे हेक्सा कोड है यार आस्की आस्की हाँ सर ये पढ़ा था सर ये जितने भी हमारे कीबोर्ड्स पे की है ना हर एक का अपना अपना आस्की होता है गुड वेरी गुड हाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ ये अब इसमें देखो 3C का क्या मीनिंग है 3C कहीं दिख रहा 3C ये देखो यहाँ 3C क्या है हाँ एंगुलर लेस देन हाँ लेस देन 3E नहीं दिख रहा है ग्रेटर देन दिख 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 रहा है सर। दिख रहा है ना हाँ तो ये है ना कोड है ना कैरेक्टर फॉर्म में यहाँ पास पढ़ो क्या लिखा है खैर अब
कैर कैरेक्टर। कैरेक्टर, ये इसकी कैरेक्टर्स है। ये क्या लिखा है, हेक्सा, तो हेक्सा कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पी, स्मॉल पी का कोड, स्मॉल पी, ये कैपिटल है, इधर स्मॉल, ये पी कितना है 70। अब समझ में आ गया, फर्स्ट टाइम देखे होगे लगता है। सुने आप सब लोग कहते हैं, लेकिन देखे तो पहली बार हूँ। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कोड बना। तो यहाँ पर जो है कोड एचटीएमएल पार्सिंग, एचटीएमएल पार्सर कहाँ चला गया, ये तो ये सारे के सारे क्या है, हेक्सा कोड्स, देख रहे हैं, ये पूरा हेक्सा कोड्स। रेस्पॉन्स, तो ये हेक्सा कोड में रेस्पॉन्स रिटर्न किया जाता है, ये है कैरेक्टर्स। इस तरह से टोकनाइजेशन सिस्टम्स बनेंगे, अलग अलग कोड्स है, अलग अलग मीनिंग, पहले इसको निकाला जाएगा, सबके मीनिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद टोकन्स बनेंगे, कैटेगराइज होंगे। तो यही है एचटीएमएल पार्सिंग। कहाँ गया डायग्राम, एचटीएमएल पार्सिंग, फिर टोकन्स बनेंगे, टोकन्स के मतलब फिर इसकी मीनिंग समझी जाएगी, ये टोकन्स। स्टार्ट टैग कहाँ से हो रहा है, पी टैग, तो पी टैग ब्राउजर का क्या मतलब समझेगा, उसकी ऑलरेडी पहले से कोड लिखी हुई है। तो स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, तो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में के अंदर कौन कौन सा वो लेटर लिखा गया, वर्ड्स क्या है। तो उसके बाद पी एक नोड बनेगा, पी का नोड मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा। नोड मैनिपुलेशन, नोड जो आपको आगे की क्लास आएगी, नोड मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। डोम मैनिपुलेशन, डोम मैनिपुलेशन जावा स्क्रिप्ट में है, फिर इसके बाद उसी का डोम मैनिपुलेशन किस में है, एंगुलर में है, रिएक्ट में है। तो इस तरह से बनेगी। तो यहाँ ये है पी नोड्स, इस तरह से दूसरा नोड क्या बना, इसके बीच के जितने भी होंगे वो वन एक सिंगल नोड, इस तरह नोड बनेगी। नोड बनने के बाद फिर डोम बनेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, फिर उसके ऊपर चेक किया जाएगा कि ये डोम जो है वो किस चीज का है। तो ये पता चला गया कि पी एलिमेंट पी है, मीन्स पी मतलब क्या है, ये एक पैराग्राफ के लिए है, तो वो टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जाएगा हेलो। ये बॉडी के अंदर एलिमेंट, तो बॉडी डोम के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले से बनी हुई है, पूरी हायरार्की बनी हुई है, तो वो जाके उसको टेक्स्ट प्रिंट करेगा हेलो। तो ये एक सिंपल, ये है क्या, एचटीएमएल की पार्सिंग। अब सीएसएस की रेंडरिंग कब करेगा, सीएसएस, अब सीएसएस का चेक करेगा, सीएसएस की रेंडरिंग होगी, काफी लेंदी कॉम चीजें हैं, हमें देख के आसान लगती है ना सारी चीजें, कि बस हम ये चीजें देख लिए, ये कर लिए, हो गया। फिर परफॉर्मेंस चेक करना, सेटअप करना, रिकॉर्ड, अब यहाँ से हम रिकॉर्ड पे डालेंगे। अब ब्राउज एक बार रिफ्रेश किया हमने कोड यहाँ से, अब ये रिकॉर्डिंग मैंने किया। अब जो भी चीजें मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा हमारा सेशन। अब मैंने गेट कोर्स पे गया, व्यू पे गया, और इनरोल बटन पे, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें रिकॉर्ड, जो भी करना था रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ से मैंने स्टॉप कर दी, स्टॉप किया, स्टेटस। अब क्या, अब इसकी सारी चीजें, जो जो काम हमने किया था उसकी पूरी की पूरी लिस्ट इन्होंने बता दी कि आप कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सा फ्रेंड्स में आदिल आईटी से क्या काम किए, फिर कितने देर में क्या कॉल हुआ, नेटवर्क कैसे हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें बनी कैसे, ठीक है। तो यहाँ नीचे समरी में देखेंगे, लास्ट में समरी दिख रही है, दिख रही समरी, समरी लास्ट में दिख रही नीचे, सबसे हाँ पहले हाँ सर। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग लिखा है, स्क्रिप्टिंग, पहली स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्टिंग की चेक हुई, फिर उसके बाद रेंडरिंग हुई। रेंडरिंग मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर, जो भी मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तीन चीजें ही हैं, एंगुलर रिएक्ट को छोड़ दो। इसकी रेंडरिंग की गई, रेंडरिंग में कितना टाइम लगा, इसको इतना टाइम लगा। फिर उसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग मतलब प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, फिर सिस्टम्स, देन लोडिंग, उसके बाद टोटल टाइम इतना लगा। इसके बाद ये आपका पूरा कंटेंट लोड किया गया। क्यों, क्लियर ना, चले खत्म करें इसको। फ्रेम 1, पहले नेटवर्क, फ्रेम 2, फ्रेम 1, इमेजेस वगैरह, ये सारे इमेजेस लोड हुई हैं, सब इमेज की आईडी। देन इसके बाद क्या क्या काम हो, उसके बाद हम फ्रेम 2 में आए, यहाँ पास ये फ्रेम 2 है, फ्रेम 2 टोटल टास्क, टास्क 1 पेंटिंग, 2 पेंटिंग, 3 लोडिंग, 4 लोडिंग, 5 लोडिंग, 6 लोडिंग, 7 लोडिंग, 8 लोडिंग, 9 लोडिंग, 10 लोडिंग, 11 लोडिंग, 12 लोडिंग, 13 लोडिंग, 14 लोडिंग, 15 लोडिंग, 16 लोडिंग, 17 लोडिंग, 18 लोडिंग, 19 लोडिंग, 20 लोडिंग, 21 लोडिंग, 22 लोडिंग, 23 लोडिंग, 24 लोडिंग, 25 लोडिंग, 26 लोडिंग, 27 लोडिंग, 28 लोडिंग, 29 लोडिंग, 30 लोडिंग, 31 लोडिंग, 32 लोडिंग, 33 लोडिंग, 34 लोडिंग, 35 लोडिंग, 36 लोडिंग, 37 लोडिंग, 38 लोडिंग, 39 लोडिंग, 40 लोडिंग, 41 लोडिंग, 42 लोडिंग, 43 लोडिंग, 44 लोडिंग, 45 लोडिंग, 46 लोडिंग, 47 लोडिंग, 48
ठीक है। चलो, आप लोग कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर तो हो नहीं कि आपको सारी चीज समझना जरूरी है। ठीक। मैंने बेसिक क्लैरिटी के लिए सारी चीजें बताया कि फ्रेमिंग कैसे होती है, सारी चीजें फ्रेम्स बनेंगे, टाइमिंग टाइमिंग वाइज कितने सेकंड में क्या क्या चीज चला, आप कहाँ पास क्या थे, इसके बाद कैसे कैसे ठीक है। तो ये सारी चीजें तो रेंडरिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। पार्सिंग में समझ में आ गया होगा क्या थे, क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप रिलेट कर पाए। तो पार्सिंग होती है, नोड होता है, एचटीएमएल का ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह से जेएसपी और सर्वलेट। जेएसपी में क्या हुआ कि एचटीएमएल और जावा के कोड की रेंडरिंग होती है। रेंडरिंग मतलब दोनों का कोड। तो रेंडरिंग पेंटिंग सारी चीजें चलेंगी, तो यहाँ से जहां भी एचटीएमएल का टैग लगा होगा तो जावा के कोड एचटीएमएल, जैसे मान लीजिए H1 लिखा है यहाँ पास, यहाँ क्या लिखा है, रुक जाए, एक जेएसपी का कोड निकाल लेते हैं। जेएसपी कोड विथ यूजर डेटा। HTML सेसिंग डेटा जेएसपी, ये है जेएसपी का कोड। देखो, ये जेएसपी का कोड बनाएंगे। यहाँ दिख रहा, सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, यहाँ से आओ। पहला डॉक टाइप एचटीएमएल ना, एचटीएमएल हेड, हेड सेक्शन, टाइटल, बॉडी। बॉडी के बाद ये जो है ये है टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, टैग्स लगाते हैं स्क्रिप्ट। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा, क्या बोला जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्टिंग होगी। इसके अंदर जो भी कोड लिखे जाएंगे सारे के सारे कोड किसके होंगे, जावा के कोड होंगे। ये सारे के सारे जावा के कोड है ना। रिट्राइव डेटा यूजिंग नेम एट्रीब्यूट फ्रॉम index.hs। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम कहाँ लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम जावा में ना। उसे जावा में लिखाता है। हाँ, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, ये सारी चीजें गेट रिक्वेस्ट सर्वलेट का है, तो सर्वलेट डॉट गेट पैरम, मतलब ये जो है यहाँ से जो काम यहाँ हम करते रहे कि यहाँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, REQ ना, अभी ये सारी चीजें चली नहीं इस वजह से। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, गेट पैरम, अब यहाँ पास पैरामीटर पास करेंगे, क्या पैरामीटर जो आएगी कंसेप्ट। तो अब ये चीजें आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए नेम नाम का हमारे पास की है, तो गेट पैराम कहाँ स्टोर होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, यहाँ जाएगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम। तो ये है किसका, जावा का कोड, लेकिन कहाँ लिखा जा रहा, HTML के साथ, HTML के साथ स्ट्रिंग नेम ईमेल। देन इसके बाद सैंपल वैलिडेशन चेक्स, इफ नेम, जो नेम दिया जा रहा है, इफ नेम नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, देन क्या करो, क्या करो कि पैराग्राफ में प्रिंट करो। अब ये देखिए जावा कोड से बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ तक जावा कोड को लिखने के लिए था, अब ये इस कोड से बाहर आ गए, ये HTML का कोड। अब ये बाहर जो आ गया वो किसका, HTML का। पी मिस पी पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग यूजर नेम स्ट्रॉन्ग क्लोज, तो ये होगा बोल्ड में। देन यहाँ से फिर से क्या हो गया, यहाँ तक फिर से जावा का कोड, फिर से जावा का कोड आ गया ना। नेम, नेम क्या है, एक वेरिएबल, तो नेम में जो वेरिएबल उसका नेम प्रिंट करो, और उसका ईमेल में जो वेरिएबल है इसका ईमेल प्रिंट करो। तो ये नेम और ईमेल प्रिंट किया जाए। एल्स, इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो जो नेम लिया गया वो नेम प्रिंट किया गया, ईमेल लिया गया ईमेल प्रिंट किया गया। अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मान लीजिए इफ ब्लॉक फेल, तो कौन सा ब्लॉक चलेगा,
एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक। तो फिर से यहाँ से जावा का कोड, यहाँ से यहाँ तक ये है जावा का कोड। एल्स आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करो नो डेटा वाज सबमिटेड, मतलब किसी ने डेटा सबमिट नहीं किया। ये है रजिस्ट्रेशन, ये आपका सिंपल HTML पेज और जावास्क्रिप्ट के साथ, सॉरी JSP के साथ। तो ये टोटल क्या किया गया, अलग कर दिया गया। अब समझ में आ गया, जावा का कोड HTML के साथ लिख कर, मतलब एक सेटिंग ऐसी बनाई गई, एक ऐसा कोड लिखा गया जिसे बोला गया क्या, JSP, जावा सर्वर पेज। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? नहीं तो और बाकी लोग? नहीं सब क्लियर। अब है अपनी अभिनव, आकांक्षा, हाँ सर, समझ में आ रहा है? क्लियर है। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है हाँ यार? सर। नहीं सब बिल्कुल। नहीं सर। हाँ, अगर कुछ तो आपको लगे कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं दो दो क्लास लेता हूँ, नॉर्मल ट्रैक फास्ट ट्रैक दोनों लेता हूँ, इस वजह से। नहीं ठीक ठीक है सर, मतलब बहुत ठीक है। सारी चीजें ना टॉपिक एक्चुअल में हमने मतलब पढ़ा ही नहीं है, वो अभी मिस स्किप कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत सा लगा। बट ठीक है सर, वो पैटर्न डिजाइन आया समझ में। आ आप जाएगा, लोग धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आपको हैबिट नहीं है ना, अभी मुझसे पढ़े नहीं है ना। जब एक दो, एक 1 वीक 2 वीक पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। चलो, तो ये था आपका सल। एक्चुअली क्या है, मैं जनरेशन के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि जनरेशन इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि अब ये सारी चीजें मैं अगर एक एक लाइन कोड लिखूं समझाऊं तो जो डेप्रिकेटेड कोड है उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है यार, है ना? इसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें? या जब इसका हमारे पास एडवांस वर्जन आ चुका है, जब इस पे हमें काम ही नहीं करना है, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें थी पहले, JSP क्या था, कि क्यों हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, या एंगुलर क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों आई पहले। ब्राउजर क्यों है एंगुलर और रिएक्ट नहीं समझता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी क्यों अंडरस्टैंड करता है। तो सर्वलेट में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसको सर्वलेट को रिमूव करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाया गया? हाँ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जिसको रिमूव करके हमारा स्प्रिंग बूट लाया गया? तभी तो समझ में आएगा, ठीक है? 1 से 2 वीक लगते हैं सारे बेसिक क्लियर करने में। एक बार बेस आपका समझ में क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको एडवांस टेक्नोलॉजी इजी इजी लगने लगेगी। हमें डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है? तो क्या मैंने बताया कि JSP, और JSP क्या है, एक JSP HTML और जावा का कॉम्बिनेशन एक पेज है। जावा का कोड कौन देगा, सर्वलेट। HTML पेज ये, तो सर्वलेट ने डेटाबेस से कनेक्ट किया और जावा का कोड जो भी था उन्होंने किसको दिया, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट, JSP को। तो JSP इसकी रेंडरिंग करेगा, रेंडरिंग करने के बाद किसे देगा, सर्वलेट को। तो सर्वलेट किसे रिस्पॉन्स करेगा, तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हाई होगी या स्लो हो जाएगी, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सा स्पीड स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि सर्वलेट उस टाइम पे क्या कर रहा था, JSP पेज से कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो डायरेक्ट उसका कोड उसी के पास था, तो वो वहीं से सारी चीजें रेंडर करना और फटाफट लोड करना, वो ब्राउजर पे लोड करता था। लेकिन अब किसके ऊपर डिपेंड हो गया है, JSP के ऊपर। तो JSP इसके कोड को पहले HTML और जावा का क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जावा के कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, HTML में, देन HTML कन्वर्ट करेगा, पूरा फाइनल पेज बनाएगा, तब इसको रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर जो जावा का कोड है, अब ये सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी किसमें, HTML। ये पूरा का पूरा कोड अगर फाइनल देखोगे तो लास्ट में क्या बचेगा इसका, फाइनल JSP जावा का कोड इसमें से रिमूव कर देंगे, आउटपुट देखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ HTML ना। यहाँ पास हाँ सर। फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड लाइन कंडीशन जो होगी इफ एल्स में जो भी एग्जीक्यूट होगा, नेम होगा तो नेम प्रिंट होगा, नेम यहाँ आ जाएगा, पी स्ट्रॉन्ग टैग, ईमेल
देन इसके बाद एल्स ब्लॉक चलेगा नहीं, इसके बाद ये आ जाएगा इंडेक्स एंकर टैग। 3 चीजें एक्सिक्यूट होंगी तो HTML का कोड ही एंड में रिटर्न होगा, क्योंकि आउटपुट यहाँ आ जाएगा। तो ये सब चीजें प्रोसेस में JSP को टाइम लगता था, जिसकी वजह से JSP को रिमूव कर दिया गया। सर्वलेट से JSP को क्या किया गया, रिमूव किया गया। फिर क्या लाया गया, उसकी इसकी जगह पे थीम लीफ लाई गई। थीम लीफ, तो JSP क्या है एक बार देख लो इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज JSP? JSP JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज और जकार्ता सर्वर पेज, क्योंकि ये लेटेस्ट कंटेनर के अकॉर्डिंग था। कंटेनर का जो चेंज हो जाते हैं, क्या होता है कंटेनर, अभी इसके बाद लास्ट में जब स्प्रिंग बूट पे चलेंगे तो वहाँ कंटेनर बताएंगे, ठीक है। तो a server side technology used to create a dynamic platform independent web application by embedding Java code direct into HTML file, ठीक है। It enables developer to separate presentation from business logic and act as a advanced, easier to write version of servlets, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डायनेमिक कंटेंट क्रिएशन तरह से है, ठीक है। तो JSP जकार्ता सर्वर पेज, जावा सर्वलेट, एक्टिव सर्वर पेज एंड PHP सिमिलर्स, ठीक। JSP इंजन, जावा सर्वर पेज, JSP technology. Java server page technology provides simple, fast way to create a web page. JSP architectures, operating system, servlet engine, web server. तो ये एक प्रकार से JSP servlet engine जो होता है वेब सर्वर में, वेब सर्वर टॉमकेट हमारा वेब सर्वर होता है, उसी के अंदर हमारी सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो JSP is JSP translator। देखो hello.jsp पेज, तो क्या होता है hello.jsp पेज? तो सबसे पहले यहाँ JSP ट्रांसलेटर, जावा कंपाइलर, JSP ट्रांसलेटर, hello.jsp, जनरेट फाइल जावा, hello.java, OCJP सर्वलेट रनर, OC4J सर्वलेट रनर, सर्वलेट क्लास, हेलो JSP रन। अब इसके बाद देखो सर्वलेट के पास क्या है, ये इसके बैकएंड में है, ये JSP रन टाइम, ये इसको रन टाइम रन करेगा, देन फाइनल आउटपुट क्या आएगा, HTML और XML। तो HTML ही समझ, ठीक है। ये इसके बैकएंड में चलते थे, तब उसको सर्वलेट को क्या मिलता था, फाइनल ये कन्वर्ट करके देते थे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस क्या होती थी, स्लो होती थी JSP की। इसी वजह से JSP को रिमूव कर दिया गया। पहले बहुत यूज हुआ है, फिर बाद में हटा दिया गया, है ना, ठीक है। JSP आर्किटेक्चर ज्यादा तो कुछ नहीं है ना इसमें समझने की। व्हाट इज JSP सिंपल स्क्रिप्ट। डिसएडवांटेज देख लो, ठीक है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ JSP। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर अगर पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेस्पॉन्स कर देना, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट में JSP, जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज। Java server page is a powerful technology for creating dynamic web content, but it comes with several disadvantages related to performance, maintenance, and architectural designs. difficult debugging, debug काफी डिफिकल्ट था, हम इसको
लाइन बाय लाइन चेक नहीं कर पाते थे कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिप। दूसरा इनिशियल परफॉर्मेंस डिले, और इसके अंदर हाई रिसोर्सेज कंपाइलेशन, लिमिटेड प्रोटोकॉल सपोर्ट, डिपेंडेंसी ऑन सर्वलेट कंटेनर। ये डिपेंडेंसी ऑन सर्वलेट कंटेनर, कंटेनर सब क्या होता है, सर्वलेट कंटेनर पर डिपेंडेंसी आ जाती थी। जेएसपी रिक्वायर द स्पेसिफिक सर्वर इन्वॉल्वमेंट्स, जेएसपी रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सर्वर इन्वॉल्वमेंट्स लाइक अपाचे टॉमकैट। ये अपाचे टॉमकैट में रन करता था, उसके बाद कंपाइल करता था, देन उसके बाद फाइनल आउटपुट देता था, इसीलिए डिपेंडेंसी आती थी, इसके लिए अलग से कंटेनर बनाना पड़ता था, मतलब बनते थे इसके। तो फंक्शन विच कैन कंपाइल डिप्लॉयमेंट कंपेयर टू सिंपलर स्टैटिक होस्टिंग, ठीक, इस तरह से वो प्रोवाइड किए जाते थे कोड। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया क्या थी प्रॉब्लम थी जेएसपी में, डिसएडवांटेज क्या था, टू परफॉर्मेंस, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेंटेनेंस एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। सिंपल और कुछ जानने की जरूरत, इस वजह से जेएसपी को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि सारी चीजें सर्वलेट मैनेज करते हैं। अब काम ये है कि यहाँ आपको एमवीसी, एमवीसी समझ में आ गया, एमवीसी मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल क्या है आपका, सर्वलेट, सॉरी, मॉडल क्या है आपका, जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, जो डेटा फेच करता है। सिंपल मॉडल मतलब ये क्लास है, ठीक है, जो डेटा होल्ड करता है वो मॉडल। व्यू HTML या फिर JSP पेज व्यू। सेकंड कंट्रोल, जो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, बस यही है ये आपका एमवीसी। CRUD ऑपरेशन आपको समझ में आ गया, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। अब आया समझ में यहाँ तक? हाँ कुछ पूछना है, कोई डाउट? कल इसके बाद कल एक और आर्किटेक्चरल आपका चलेगा, जिसमें आपको पूरा डेप्थ में बताएंगे, डेप्थ बदला ये बताएंगे कि एंगुलर और रिएक्ट और सर्वलेट में क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फिर हम स्प्रिंग बूट, एपीआई, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्यों आए, सर्वलेट्स में और क्या चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।